वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी विद्वानों, सुधी श्रोताओं, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर विमर्श करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारे संसार में यह विषय व्यापक रूप से चर्चा में है। भारत में दुर्भाग्य से इतनी चर्चा नहीं हो रही है, अब थोड़ी बहुत चर्चा होने लगी है। वह विषय है चीन को लेकर। जैसा कि आपको विदित है, चीन को लेकर के हमारे यहाँ विशेषकर सोशल मीडिया पर और अन्यत्र भी, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन ने हमारे यहाँ के पत्रकारों को धन देना, उनको अपने पक्ष में करना, ये सब बहुत पुरानी रीति उनकी रही है। तो जिस कारण से चीन को लेकर हमारे देश में जो एक चित्र खींचा जाता है वह यह होता है कि चीन ने कोई आर्थिक क्षेत्र में चमत्कार किया है और यत्र तत्र करता रहता है। कैसे पुल बना लिए हैं, कैसे बांध बना लिए हैं, कैसे वाहन बना रहा है चीन, या कैसी टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे बढ़ गया है, भारत कितना पीछे है, इस तरह के चित्र हम देखते हैं। मैं तो चीन पर अध्ययन करता रहा हूं कुछ समय से, तो मुझे तो वस्तु स्थिति का थोड़ा ज्ञान था, लेकिन अभी जो चीन में हो रहा है उसका ज्ञान मुझे नहीं, संभवतः संसार में किसी को भी नहीं था। चीन इतनी जल्दी डोल जाएगा, हिल जाएगा, उसकी चूलें हिल जाएंगी, वह अंदर से खोखला हो चुका होगा, इन सब बातों का कोई आभास मुझे नहीं था और अन्य लोगों को भी नहीं था। 2006-07 में मैं इंग्लैंड में पढ़ाई करता था। वहां पर जितने प्रोफेसर थे उनका एक ही काम था चीन पर भाषण देना, और कई जगह तो यूरोप के देशों में चीन को लेकर के विश्वविद्यालयों में केंद्र बनने शुरू हो गए, और एक प्रकार से एक नारा चल गया कि जो चीन से व्यापार नहीं करेगा, आर्थिक संबंध नहीं रखेगा, वो दुनिया में पीछे छूट जाएगा, क्योंकि चीन को पूरे संसार की फैक्ट्री कहा गया। इस प्रकार की बातें होती रही। मैं तब भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि जब मैंने चीन पर अध्ययन किया तो आपके सामने मैं ये बातें रखता हूं कि चीन में कम्युनिज्म है, और कम्युनिज्म एक ऐसा कुविचार है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, मनुष्य विरोधी है, कुछ कुछ उसी प्रकार से जैसे इस्लाम और ईसाईयत। ये तीनों अपने आप को सही और संसार में अन्य सभी को गलत मानते हैं। और कम्युनिज्म में तो ये है कि जो आपकी बात नहीं सुनता हो उसकी आपको हत्या करने का अधिकार है। और ये जो उपद्रवी, विनाशकारी, विध्वंसकारी विचार है, कुविचार कहिए, वह चीन में, रूस में, कंबोडिया में, क्यूबा में, या बहुत जगह जहां जहां भी कम्युनिज्म ने अपनी जड़ें जमाई, वहां हमें देखने को मिली। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि जितने लोगों को हिटलर ने नहीं मारा था उससे अधिक लोगों को स्टालिन ने मारा था, और एक अकेले माओ ने, या माओ के कारण चीन में लगभग 12 करोड़ लोगों की हत्या हुई, संहार हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि इन बातों की जानकारी हमें नहीं दी गई। एक पुस्तक है जिसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, उसमें विस्तार से जो लोग कम्युनिज्म से पीड़ित हैं, और वो भी संयोग से कभी कम्युनिस्ट थे, उन लोगों ने विवरण दिए हैं। ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म
बहुत मोटा ग्रंथ है, लेकिन मैं मानता हूं कि हर एक बुद्धिजीवी को उसको पढ़ना चाहिए, जिससे सही चित्र सामने आता है। तो अब हम चीन पर लौट कर आते हैं कि चीन में हुआ क्या है। अभी अचानक ऐसा लगता है जैसे चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह एक दीमक की तरह है और उसने पूरे चीन को चाट कर खोखला कर दिया है। ऐसा खोखला किया है, ऐसा विनाश किया है, इतना नष्ट किया है कि मेरे मन में प्रश्न उभरता है, अब क्या होगा? चीन को कौन बचाएगा? मेरे घर में एक बार छत में, जो पुरानी छत है जिसमें शहतीर है लकड़ी की, उसमें दीमक लग गई थी। ये संयोग था कि अभी थोड़ा ही समय बीता था, लेकिन उतने समय में ही जिस लकड़ी के हिस्से में दीमक लगी थी उसको दीमक ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। दीमक एक ऐसी चीज है जो लग जाए तो उसको खोखला करके ही रहती है। यही हाल कम्युनिस्ट पार्टी ने या कम्युनिज्म ने चीन में किया है। अभी की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि एक तो कोरोना, जिसका कहिए कि जन्मदाता चीन को माना गया, तो कोरोना के बाद से चीन को लेकर विश्व भर में एक प्रकार का संदेह तो उत्पन्न हो गया कि यह ऐसा देश नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके साथ हम संबंध रख सकते हैं लंबे समय तक या व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, चीन में क्या था कि चीन ने लोगों को पकड़ पकड़ के फैक्ट्री में काम करवा के और वहां जो संसाधन होते हैं भूमि से निकाल कर, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, कोयला हो, कुछ भी हो, तो वहां सबै भूमि गोपाल की, सब कुछ सरकारी है, तो उसकी कोई विशेष गणना होती नहीं थी और उसको निकाल के फैक्ट्री में डाल के आपने निर्माण कार्य आरंभ किया, चीजें बनानी शुरू की और संसार में बेचना आरंभ किया। तो चीन की वस्तुओं को लेकर के यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आपको टिकना है तो चीन ने सब चीज के मूल्य को कम करके रखा। तो पहली पहचान बन गई चीनी सामानों की कि ये सस्ते हैं। तो यूरोप में, अमेरिका में क्रिसमस के समय बड़े बड़े जहाज चीन से जाने लगे और इसी प्रकार से अन्य सामग्री जाने लगी और ये सस्ते उत्पाद थे जिनके कारण चीन चलने लगा। और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्यात आश्रित हो गई, निर्यात आधारित हो गई। मेरा संयोग से जीवन में बहुत सारा समय मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दिया है और उस पर भारत सरकार में मैंने लंबे समय तक कार्य किया है। तो मैं बता सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है। जब आप निर्यात करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो, जैसे भारत का कोई निर्यातक है तो अभी वो भारत में कुछ बेच रहा था, अब उसके सामने पूरा संसार का बाजार आ गया, तो बाजार का जो आकार है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपके पास में चुनौती होती है कि आप कितना बना सकते हैं यदि मांग है तो चीन ने यही करना आरंभ किया। चीन ने माना कि वो दुनिया का सप्लायर बन जाएगा, दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। कुछ सीमा तक चीन को उसमें सफलता भी मिली और यही कारण था कि उसकी जो आर्थिक प्रगति थी वो बड़ी तीव्र गति से चली आरंभ में। लेकिन निर्यात की एक सीमा होती है। निर्यात अन्यान्य कारणों पर निर्भर करता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें अनेक कारक काम करते हैं। किस देश से आपका कैसा संबंध है, वो क्या खरीदना चाह रहा है, क्या नहीं खरीदना चाह रहा है, उसकी मांग क्या है, तरह तरह की बातें होती हैं। तो जो सस्ता माल था चीन का, जिसके नाम पर उसने बहुत पैसे कमाए, धन कमाया, धीरे धीरे उसकी पोल पट्टी खुलने लगी। क्योंकि जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, जिनको गुणवत्ता पसंद है, उन लोगों ने उसको धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया। भारत में भी यह प्रवृत्ति हमने देखी है।
छोटी छोटी दुकान में भी जाएंगे तो अब वो कहते हैं कि ये चीनी नहीं है, ये भारतीय माल है, और लोग उस नाम पर उसको खरीदते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चीन की जो वो उत्पाद की मांग थी वो घटने लगी। लेकिन फैक्ट्री इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बनाई और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते और बढ़ाते चले गए और बढ़ाते चले गए कि वो सचमुच के वर्ल्ड सप्लायर बन गए। अब मान लीजिए कि आप वस्तुतः वर्ल्ड सप्लायर हैं, लेकिन आपका माल बाहर बिक नहीं रहा है, तो आपका क्या हाल होगा? अब वो फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी, लोगों की छटनी होने लगी, बेरोजगारी होने लगी, और बेचने के लिए माल को आपने और सस्ता करना शुरू कर दिया ताकि कहीं से बिक जाए, कुछ तो पैसे मिल जाए। तो जब आप पैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं, पैसे अगर आप कम से कम कीमत पर बेचना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? अपने मजदूरों को कम से कम पैसा देंगे। धीरे धीरे यह हाल हो गया चीन का कि चीन के सामान अब उस प्रकार से नहीं बिक रहे हैं, और वो जो फैक्ट्री है बहुत में ताले लगने शुरू हो गए। आज चीन में बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप ले चुकी है। दूसरा क्या हुआ कि और भी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र थे, जैसे वाहन उद्योग, सोलर पैनल बनाना, इन सब में भी चीन ने बहुत निवेश कर दिया। इतना निवेश कर दिया, इतना निवेश कर दिया, और वाहन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो उसने सोचा कि हम दुनिया के सरताज बन जाएंगे। मेरा जो व्यक्तिगत अध्ययन है वो बताता है कि चीन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बन रहा है वो उस प्रकार से अब बिक नहीं रहे हैं, और उनका नहीं बिकने के कारण वो दाम को और घटाते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन घटता है। प्रॉफिट मार्जिन घटता है तो आप फिर वही काम करते हैं कि अपने मजदूरों को कम पैसे देते हैं। तो एक जो BYD कंपनी है चीन की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली है, वो जायंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी की जो वाहन है अब उस प्रकार से नहीं बिक रहे। तो परिणाम यह हुआ कि ये जो वाहन है बिक नहीं रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है। तो रिपोर्ट ये आ रही है कि वाहन बनाने वाली जो कंपनी है वो अपने सप्लायर को समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, और इससे पता चल जा रहा है कि समय पर भुगतान न करना उनकी एक प्रकार से विवशता है, उनके पास में धन नहीं है। तो इस बुरे एक प्रकार के कुचक्र में चीन फंसता चला गया। अब आइए एक और पहलू पर, वह है पर्यावरण। चीन ने जब से आर्थिक प्रगति आरंभ की, तो चूंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, तो वहां नदी, झरने, तालाब, पर्वत, जंगल, इनमें से किसी भी चीज के लिए न तो कोई विशेष योजना थी कि इनको कैसे बचाया जाए, बल्कि उनके सामने एक आर्थिक प्रगति का खाका था कि किसी भी प्रकार से हमें बांध बना लेना है, बड़े बड़े नगर बसा देने हैं, बड़े बड़े भवन बना देने हैं। और चूंकि वहां पर कोई प्रतिरोध की कोई संभावना ही नहीं थी, इसलिए सरकार ने वो सब किया जो उसके मन में आया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे आप कल्पना कीजिए कि कहीं पे माइनिंग हो रही है, खदान है, वहां से कुछ निकाला जा रहा है, और वहीं आसपास में लाखों लोग रह भी रहे हैं। तो चीनी सरकार ने इतनी चिंता नहीं की कि भाई लोग रह रहे हैं तो कितना हम निकालें, कहां से क्या करें। तो बेरोक टोक प्रकृति का दोहन हुआ। परिणाम यह हुआ कि आज चीन में हजारों ऐसे गांव और शहर हैं जो इन कारणों से नष्ट हो चुके हैं। उनको भुतहा गांव या भुतहा शहर आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में घोस्ट टाउन, घोस्ट विलेज कहते हैं, जहां भवन थे, लोग रह रहे थे, लेकिन ऐसे हालात हो गए कि सबको वो सब छोड़ना पड़ा और छोड़ के भागना पड़ा। आप समझिए ये कितना बड़ा नुकसान था, कितनी बड़ी हानि थी।
और इसके बाद अभी जो कुपरिणाम हुआ है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां ऐसी भयंकर बाढ़ आई है चीन में, ऐसी भयंकर बाढ़ आई है जिसकी कल्पना करना कठिन है। क्योंकि बड़े बड़े बांध से पानी छोड़े गए हैं और चीन ने बहुत बड़े बड़े बांध बनाए थे। आप जानते हैं बांध की अपनी समस्या होती है, उसमें सिल्टेशन आ जाता है, उसमें जमावट आती है, उसका पेट छोटा होने लगता है, फिर पानी को रखने की क्षमता नहीं होती। तो इन सब चीजों पर जो पर्याप्त विचार विमर्श वहां होता है जहां लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में मीडिया होता है, मीडिया आलोचना भी करता है, सरकार को सजग भी करता है, लेकिन इनमें से कोई भी कारक वहां उपस्थित नहीं थे। दूसरा, साथ में चीन में उसने प्राइवेटाइजेशन को या निजी निवेश को तो प्रोत्साहित किया, लेकिन व्यवस्था तो कम्युनिज्म की रही। जो उनका राजनीतिक तंत्र है वो ऐसा ही रहा, और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कंपनियां थी, वही पहले इकोनॉमी को चलाती थी। वो कंपनियां भी हैं और आज भी हैं। उन्हीं कंपनियों को ठेका मिलता है, चाहे वो बांध बनाना हो, चाहे भवन निर्माण हो या अन्य कार्य हो। वहां भी उनके साथ समस्या क्या है? गुणवत्ता की समस्या है। अभी मैं कहीं देख रहा था तो पता चला कि अमेरिका में या यूरोप में, यहां तक कि भारत में भी, आप कोई घर बनाते हैं तो एक अनुमान होता है कि यह घर 100 वर्ष चलेगा या 70 वर्ष चलेगा या 80 वर्ष चलेगा। चीन में कहा जाता है कि गुणवत्ता से ऐसा समझौता किया गया है कि अब वहां घर 25-30 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हो पाते। तो एक समय ऐसा आया चीन में कि वहां लाखों लाखों या करोड़ों फ्लैट बना दिए गए, बड़े बड़े शहरों में लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं तो पैसे कमाते हैं ना, किसी कंपनी में कमाते हैं या अन्यत्र कमाते हैं। आज चीन की स्थिति यह है, आर्थिक की दयनीय स्थिति, कि चूंकि अर्थव्यवस्था निर्यात आश्रित थी, निर्यात आधारित थी, और निर्यात में निरंतर कमी आती चली गई, तो हुआ ये कि प्रॉफिट मार्जिन घटा, लोगों की छटाई होने लगी। और अभी तो कहते हैं कि एक विभाग ही बन गया चीन में जिसका नाम है सैलरी कट डिपार्टमेंट, जो केवल वेतन को कट करने के लिए, घटाने के लिए विभाग का निर्माण कर दिया गया। तो जैसे आपने घर खरीदा 50 लाख में, 1 करोड़ में, और अब उसका मूल्य जो है घट के हो गया 25 लाख या 10 लाख, 10 लाख में भी कोई लेने वाला नहीं है, तो आपने तो लोन लिया होगा 50 लाख या 1 करोड़ रुपया। अब आप उसको बेच करके उस लोन को, उस ऋण को भी अदा नहीं कर सकते। तो सामान्य जो मध्यवर्गीय लोग हैं चीन के, वो एक डेट ट्रैप या कर्ज के जाल में फंस गए हैं, ऋण के जाल में फंस गए हैं। उससे उनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। और प्रवृत्ति कम्युनिज्म में ऐसी होती है जहां धर्म है नहीं, विवेक है नहीं। और हमारे यहां जो कहावत है कि तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर, चादर जितनी लंबी है पांव आपके उतने ही फैलाने चाहिए, ऐसा कोई विचार नहीं था। तो अचानक क्या हुआ कि आज के जो बच्चे हैं 20-22 साल के, 25 साल के, जिनको नौकरी मिली और वो खर्च करने लगे बेतहाशा, तो स्थिति ये बन गई कि कॉफी पीने के लिए या रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए भी वो एक ऑनलाइन ऐप आता है जिससे वो कर्जा लेने लगे, छोटे छोटे अमाउंट, बहुत छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ की भाषा में कह सकते हैं 2000-4000 रुपए। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो ऋण मिलते हैं ये, उस पर ब्याज बहुत तेज चलता है। और मान लीजिए कि आपकी नौकरी छूट गई तो वो तो सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि आज लाखों में ऐसे युवा हैं जो इस तरह के ऋण जाल में फंस चुके हैं, और जो अच्छी नौकरी कर रहे थे उस नौकरी से निकल गए, तो ऐसा काम कर रहे हैं जो अन्यथा वो कर नहीं सकते थे।
वो डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, लड़कियां रिसेप्शनिस्ट बन जाती हैं, और ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़ाई लिखाई का भी एक आलम यह है कि चीन में करोड़ों करोड़ों की संख्या में बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, हायर एजुकेशन में जाने लगे। माँ बाप ने अपना सारा धन लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाने में व्यय कर दिया, लेकिन अब रोजगार है नहीं। कहा गया है कि इसी वर्ष करीब 1,12,00,000 वहां पर यूनिवर्सिटी से छात्र निकले हैं पढ़ के, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है। अब उनके अंदर जो कुंठा जागृत हो रही है, जो फ्रस्ट्रेशन जागृत हो रहा है, उससे समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है। और इतना ही नहीं, चीन ने एक ही बच्चे को जन्म देने की नीति बनाई। उस नीति का कैसा भयंकर परिणाम हो सकता है उसके विषय में सुन लीजिए। आज चीन में 13 करोड़ लड़के हैं, युवक हैं, जिनके लिए वहां लड़कियां नहीं है। 13 करोड़। इन 13 करोड़ लड़कों के विषय में आप सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, उनकी क्या मानसिकता होगी। कोई यदि वर्ण करे कि उसको विवाह नहीं करना है तो यह एक दूसरा पक्ष है, लेकिन यहां तो संभावना ही नहीं है विवाह की, क्योंकि लड़कियां उपलब्ध नहीं है। तो जो लड़कियां उपलब्ध हैं वो क्या करती हैं, उनके विषय में जानिए। ऐसा है कि चीन में एक लंबी परंपरा रही है कि लड़के वाले लड़की को या लड़की के घर को धन देते हैं। मतलब हमारे यहां के हिसाब से आप उल्टा दहेज कह सकते हैं। वैसे हमारे देश में भी कुछ हिस्से ऐसे थे पहले जहां पर लड़की वाले को धन दिया जाता था। इसका उल्लेख संभवतः महाभारत रामायण में भी है। लेकिन वहां यही परंपरा थी और वो परंपरा अभी भी चल रही है। तो अब क्या हुआ, चूंकि लड़कियां बहुत कम है और लड़के बहुत अधिक, तो एक प्रकार से लड़कियों की बोली लग रही है। अब लड़कियां भी सीख गई हैं और लड़की के माँ बाप भी सीख गए। वो सोचते हैं कि धन से ही यदि हमारी लड़की जाएगी धन के आधार पर ही, तो क्यों न बहुत अधिक धन लिया जाए। तो वहां कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति को विवाह करने के लिए लड़की वाले को हमारे यहां के हिसाब से 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लड़की वाले अपनी लड़की के लिए घर मांगते हैं, यानी लड़के के पास घर होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, और वो घर जो है उसकी रजिस्ट्री और लड़की के नाम करवा देते हैं। पहले ही ये शर्त होती है कि यदि ये घर लड़की के नाम हो जाएगा तब वो विवाह करेगी, और ऊपर से कैश भी लेते हैं। घर इसलिए कराते हैं कि लड़की को ये डर होता है कि कल को यदि इसने हमें तलाक दे दिया तो हम कहां जाएंगे। तो इस कारण से वो ये सारी शर्तें रखते हैं। तो अब क्या हाल हो गया चीन का, अब ये हाल हो गया है कि जो वहां बहुत समृद्ध लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, केवल वही विवाह कर सकते हैं। सामान्य लोग तो विवाह करने का सपना नहीं देख सकते। अब आप मुझे बताइए कि एक बच्चे की नीति के कारण पहले ही किसी का चाचा नहीं होता था, मामा नहीं होता था, फूफा नहीं होता था, ताऊ नहीं होता था, लड़की नहीं होने के कारण बुआ नहीं होती थी, मौसी नहीं होती थी, ताई नहीं होती थी, चाची नहीं होती थी। लेकिन अब तो एक बच्चे की भी संभावना नहीं है, क्योंकि जो 13 करोड़ लड़के हैं उनको तो लड़कियां मिलनी नहीं। तो क्या हो गया है कि चीन में मनुष्य का अभाव हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चीन में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रही है। वहां के तंत्र में चीन हमेशा झूठ बोलता रहा है या अपने पक्ष को आगे बढ़ाता रहा है। आज से करीब 8-10 साल पूर्व ही मुझे कुछ विद्वानों के लेख दिख गए थे कि चीन की जनसंख्या जो है भारत से कम थी, लेकिन चीन उसको छुपाता रहा।
लंबे समय तक। और आज की स्थिति क्या हो गई है कि उसकी जनसंख्या घटने लगी है, जिसको बोलते हैं कि नेट पॉपुलेशन श्रिंक कर जाना। जैसे जर्मनी में हो रहा है, जापान में हो रहा है और रूस में भी हो रहा है। अब कहते हैं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में जो आज की पीढ़ी है, जो काम कर रही है, चाहे सरकार में, चाहे फैक्ट्री में या कंपनी में, इनकी संख्या 30 करोड़ है और ये कुछ ही वर्षों में ये रिटायर हो जाएंगे। जब ये रिटायर होंगे तो इनको विस्थापित करने के लिए 30 करोड़ लोग ही नहीं मिलेंगे चीन में। फिर ये तंत्र कैसे चलेगा? तो आज चीन आर्थिक रूप से पंगु हो चुका है और उसका बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि वो राजनैतिक रूप से भी दिखने लगा है। शी जिनपिंग के विषय में कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की शक्तियां ली जा रही हैं, छीनी जा रही हैं और वहां कहा जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति के पास इतनी सारी शक्तियां केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो वहां जो कुछ नेताओं का एक समूह बनाया गया है और वो समूह अब अपने हाथ में शक्ति रखेगा, बल्कि वो काम शुरू भी हो चुका है। और शी जिनपिंग को जो है वो एक सेरेमोनियल या प्रतीक के रूप में सिरमौर बना के रखा जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो चौथा जो जो वहां पे बैठक होती है कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत बड़ी, जो हाल में ही होने वाली है निकट भविष्य में, उसमें संभवतः शी जिनपिंग को हटाया भी जा सकता है। यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ये समझ चुकी है कि जो आर्थिक स्थिति है चीन की, वो उनके हाथ से निकल चुकी है। उनको अब पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। यह असंभव सा कार्य लग रहा है क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये बहुआयामी समस्या है, मल्टी डायमेंशनल समस्या है। आप तुरंत अधिक बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आप तुरंत अपने पर्यावरण को जो आपने क्षति पहुंचाई है उसको नहीं सुधार सकते। कैसे करेंगे आप? ये सब बहुत कठिन डगर है। तो शी जिनपिंग को लेकर के यह स्पष्ट हो चुका है और अभी यही समाचार संसार भर में तैर रहा है। शी जिनपिंग ब्रिक्स की बैठक में नहीं जा रहे हैं। शी जिनपिंग भारत में जब वो G20 हुआ था उसमें भी नहीं आए थे। कहा यह जा रहा है कि उनको रोका जा रहा है और इन सारी घटनाओं में कुछ भूमिका भारत की भी है, अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा नहीं कि भारत ने कुछ किया है, लेकिन चीन में जो चिंतन हो रहा है कम्युनिस्ट पार्टी में और जो चिंतक हैं, उनका कहना है कि शी जिनपिंग ने अपना जो एक अपनी छवि बनाने के लिए गलवान में और डोकलाम में भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कि दूसरी बात है कि दोनों जगह उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। फिर यह भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के हाथ में सत्ता रहेगी तो हो सकता है वो भारत पर आक्रमण करे। इससे वहां का जो 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 भी चिंतक हैं उनको बड़ा डर है और इसलिए वो शी जिनपिंग की शक्ति लेना चाह रहे हैं और ले चुके हैं बहुत सीमा तक। अब क्या स्थिति बनती है? दूसरा, अमेरिका के साथ उनका ऐसा उलझ गया मामला कि जिसने भी चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। वो केवल टैरिफ की बात नहीं है, अमेरिका की ही कंपनियों से वहां टेक्नोलॉजी जा रही थी, वहां चीजें बन रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत अमेरिका सजग हो गया। आपको बस इतना स्मरण कराऊं कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना आरंभ किया 1978 में। तब संसार में बहुत कम देश थे
जिन्होंने अपने द्वार खोले थे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश के लिए। तो चीन एक प्रकार से अकेला देश था और बड़ा देश था। तो चीन ने अपनी शर्तें लादनी शुरू कर दी और कंपनी ने शर्तें मानी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसमें टेक्नोलॉजी की चोरी बहुत हद तक चीन ने करनी शुरू कर दी। बाहर की कंपनियों में हस्तक्षेप करना, उनकी टेक्नोलॉजी को चुरा लेना, उसको कॉपी करना, उससे कुछ बना लेना, इस प्रकार का काम चीन ने किया। लेकिन अब यूरोप के देश और अमेरिका ये सारे काफी सजग हो गए। इन्होंने रोक लगानी शुरू कर दी, और चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, इसलिए चीन जो नए क्षेत्र हैं उनमें कुछ कर नहीं पा रहा है, वो पंगु हो चुका है। तो अब ये जो मैंने बताया कि ये जो एक तंत्र विकसित हो रहा है कि शी जिनपिंग के स्थान पर कुछ लोगों का एक संगठन होगा, एक संस्था होगी जो चीन को चलाएगी, तो उसके पास में आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि वो भारत से संबंध को सुधारे और यूएसए से भी संबंध को सुधारे। अमेरिका को लेकर के उनका मानना है कि यदि अमेरिका के साथ उनका संबंध नहीं सुधरा तो ये जो आर्थिक अवनति हो रही है, चीन अंदर से खोखला हो रहा है, ये आगे भी होता चला जाएगा। इसलिए एक प्रकार से अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ट्रंप ने घोषणा की कि हमारे साथ चीन का समझौता हो गया, और कहा यह जाता है कि इस पर चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसका मतलब है चीन की उसमें सहमति है। तो आज वो चाह रहे हैं कि भले ही चीन को रूस से दूर होना पड़े, अमेरिका के साथ जाना पड़े, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वो सब करने को तैयार है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या ये सब कर लेने से भी उनकी अर्थव्यवस्था बैठेगी पटरी पर? मेरा मानना है नहीं बैठेगी, क्योंकि ये समस्या केवल आयात निर्यात या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस तरह की चीजों की नहीं है। आपने अपना सारा तंत्र बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, कम्युनिज्म की बलि बेदी पर चढ़ा दिया। तो समस्या यह है कि चीन में धर्म नहीं है। चीन एक प्रकार से हमारा ही अंग था, महाभारत में इसका वर्णन है। और चीन में जो धर्म गया है वो भारत से गया था। इसको कन्फ्यूशियस कहते हैं, उसका उच्चारण कन्फ्यूजू बहुत बताया जाता है। उनकी जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं? हमारे देश की मान्यताएं हैं, माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, पूर्वजों का की पूजा करना या उनको सम्मानित करना। हमारे यहाँ पितृपक्ष है, ये सारा कुछ हमारे यहां से गया था। लेकिन कम्युनिज्म एक ऐसी चीज है कि वो किसी भी देश की परंपरा, धर्म या जो कुछ भी उसके पास में है उसकी जड़ में मट्ठा डालता है, क्योंकि उसको नष्ट किए बिना चीज कम्युनिज्म फैल नहीं सकता। यही काम इस्लाम करता है और यही काम ईसाइयत भी करती है। ये जहां भी जाते हैं वहां का जो मूल तत्व है उसको नष्ट करते हैं सबसे पहले। कम्युनिज्म ने भी किया। आप कभी भी चीनी नेताओं की फोटो देख लीजिए, सारे लोगों ने टाई लगाई होगी, सबने सूट पहना होगा। क्यों? क्या चीन की अपनी कोई पोशाक नहीं थी? उनकी कोई अपनी वेशभूषा नहीं थी? वो कैसे रहते थे? उनके राजा कैसे रहते थे? उनके मंत्री कैसे रहते थे? लेकिन उन सब चीजों को इसने मिट्टी में मिला दिया। सारी मान्यताएं नष्ट हो गई। मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, वो मशीन बन गया। इसलिए चीन समाप्ति की ओर है। दुख की बात यह है कि चीन की जनता ने कम्युनिज्म के कारण अपने आप को नष्ट कर लिया। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग रह रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? ये बड़ा दुखद है, हृदय विदारक है। लेकिन समय ही बताएगा कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए एक सबसे सरल उपाय तो यही है कि कम्युनिज्म को छोड़े बिना चीन संभलेगा, सुधरेगा, विकास करेगा
इसकी तो कोई संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं लगती, क्योंकि जो समस्या है वो कम्युनिज्म है, और जब तक उस समस्या का निदान नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, तब तक चीन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। बहुत सारी कमियों के होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने पर्यावरण को बहुत सीमा तक बचाए रखा है, इसलिए मूल समस्या कम्युनिज्म की है। तो मैं आशा करता हूं कि चीन की जनता, वहां के लोग उठ खड़े होंगे और इस कम्युनिज्म जैसे दैत्य को, राक्षस को, मानव विरोधी दुर्नीति को, कुविचार को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वार्ता अच्छी लगेगी और अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये धर्म मीमांसा है। हम धर्म केंद्रित बातें करते हैं। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, ये हमारा नारा है और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जय जय श्री राम।